साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हम सभी के परिवार एसएल स्टडी में। साथियों, हमारी जो बाल विकास की सीरीज है वह लगातार चल रही है और हमारा जो आज का टॉपिक है वह है बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं, बच्चों की त्रुटियों को सुधार एवं विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपने इस शानदार सेशन को। आज का हमारा टॉपिक है अधिगम के माध्यम, जो औपचारिक माध्यम है और अनौपचारिक माध्यम है, इसको हम चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे अगर बात करें हम प्यारे साथियों, पहले हम औपचारिक अधिगम की बात करते हैं, यानी ऐसे अधिगम जो औपचारिक रूप से दिए जाते हैं, जो जिसमें क्या होता है कि औपचारिक अधिगम के अंतर्गत बालक किसी निश्चित जगह, निश्चित लोग, निश्चित पाठ्यक्रम एवं निश्चित समय के द्वारा सीखता है, जैसे कि स्कूल। देखिए, अब बात करें अगर हम अधिगम की कि बच्चों में अधिगम किन रूपों में कराया जाता है, तो दो रूपों में। पहला है औपचारिक अधिगम और दूसरा अनौपचारिक अधिगम। अगर बात करें औपचारिक अधिगम की, तो औपचारिक अधिगम के अंतर्गत एक निश्चित जगह होती है, वहाँ पे एक निश्चित लोग होते हैं, निश्चित पाठ्यक्रम होता है, निश्चित समय होता है। जैसे आपका विद्यालय में क्या होता है, एक निश्चित स्थान पर विद्यालय आपकी क्या रहती है। जैसे आपकी विद्यालय हो गई रामनगर में, ठीक है, आपकी विद्यालय रामनगर में हो गई। एक उसमें निश्चित लोग रहते हैं, शिक्षक निश्चित रहते हैं, यानी मान लीजिए शिक्षकों की संख्या 5 है, 10 है, छात्रों की संख्या 100, 50, इस प्रकार है ना। एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, जो सभी विद्यार्थियों के पास जो पाठ्यक्रम होता है सभी विषय का, वह एक निश्चित होता है तथा निश्चित समय निर्धारित होता है कि वह विद्यालय जो है तो 10 से 4 तक खुलेगी। तो यह कौन सी शिक्षा कहलाती है, औपचारिक शिक्षा कहलाती है। इसमें जो पूरा सिस्टम रहता है वह पूरा निश्चित एवं निर्धारित रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे अनौपचारिक शिक्षा। आगे का जो है वो है हमारा अनौपचारिक में क्या होता है, अनौपचारिक अधिगम में बच्चे शिक्षा का कोई निश्चित समय, निश्चित स्थान, निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित लोग इत्यादि सुनिश्चित नहीं किए जाते, जैसे चिड़ियाघर, मित्र के समूह, परिवार, समाज, खेल का मैदान इत्यादि। देखिए, हमने बात की पिछले अध्याय में क्या है, हमने औपचारिक शिक्षा देखी। औपचारिक शिक्षा में क्या सब कुछ निर्धारित रहता है, एक निश्चित समय सीमा रहती है, निश्चित निर्धारित संख्यात्मक छात्र संख्याएं होती है। लेकिन जो अनौपचारिक शिक्षा होती है प्यारे साथियों, इसमें कोई समय निर्धारित नहीं रहता, यह अनिश्चित रहता, अनिश्चित समय। इसमें कोई स्थान निर्धारित नहीं रहता, ना ही कोई पाठ्यक्रम निर्धारित रहता और ना ही इसमें लोगों की संख्या निर्धारित रहती है। इसमें क्या होता है, जैसे अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो जैसे चिड़ियाघर हो गया, चिड़ियाघर में कोई भी जा सकता है। मित्र के समूह, भाई मित्र की संख्या 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है ना। परिवार में ये निर्धारित नहीं है कि परिवार में कितने लोग, 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, एकल परिवार भी हो सकता है, चाहे डबल परिवार, है ना। समाज में, खेल के मैदान, तो यहाँ पे क्या लोगों की एक निश्चित निर्धारित संख्या नहीं होती, निश्चित स्थान नहीं होता, निश्चित लोग नहीं होते और निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता। लेकिन ये सब क्या है, ये एक बालक के अधिगम के साधन है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। चिड़ियाघर, मित्र के समूह, परिवार, समाज जैसा रहेगा वहाँ का जो अधिगम का वातावरण है उसी हिसाब से रहेगा। ठीक है, तो आप आई होप आपको समझ में आया होगा औपचारिक शिक्षण और अनौपचारिक। अधिगम का मतलब होता है शिक्षण, ठीक है, शिक्षण। फिर आगे अगर बात करें, थॉर्नडाइक ने अधिगम का एक सिद्धांत दिया है जो कई नामों से जाना जाता है। तो जो हमारे थॉर्नडाइक महोदय हैं, उन्होंने अधिगम का एक सिद्धांत दिया है, उसके उन्होंने कई नामों से उस सिद्धांत को कई नामों से जाना जाता है। ठीक है, जैसे इसे हम एसएस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, किसके, थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत को। फिर प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत यानी वही क्रिया बार बार करना, संवादवाद का सिद्धांत, एक वस्तु का दूसरे व्यक्ति से क्या संबंध है, अधिगम का बंध सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। चलिए इस सिद्धांत की हम आगे व्याख्या करते हैं। ठीक है,
तो अगर हम बात करें थॉर्नडाइक का बिल्ली पर प्रयोग, जो थॉर्नडाइक ने बिल्ली के ऊपर जो प्रयोग किया था, उन्होंने उस सिद्धांत में इन सारे, अब चूंकि जो इनका जो सिद्धांत है, इनका एक ही सिद्धांत, ये जो एक ही सिद्धांत है यही इतने नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो इसी सिद्धांत के बारे में हम बात करेंगे। ये इसके पर्यायवाची है, ठीक है, ये इसके क्या है, पर्यायवाची। जैसे एक शब्द के कई शब्द होते हैं, कई नाम होते हैं, तो उससे पर्यायवाची। तो इसी प्रकार यह जो सिद्धांत है अधिगम का सिद्धांत, यह पर्यायवाची है। यहाँ पे अगर बात करें हम कि एडवर्ड ली थॉर्नडाइक महोदय ने अपने प्रयोग के लिए एक भूखी बिल्ली को चुना। जब उन्होंने देखा कि बच्चे क्या होते हैं, बच्चे कहीं ना कहीं गलतियां करते हैं, प्रयत्न करते हैं, है ना, तो उनके दिमाग में एक बात आई, क्यों ना हम इसको जो है तो एक प्रयोग के माध्यम से सिद्ध करें, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक बिल्ली, भूखी बिल्ली को चुना, क्योंकि वह बहुत भूखी थी, उसे भूख लगी थी, और उन्होंने एक पिंजरा लिया और उसका दरवाज़ा लगा था जिसे लीवर दबाने पर खुलता था। तो उस बिल्ली को उन्होंने क्या किया कि एक पिंजरा लिया, पिंजरे में ऐसा दरवाज़ा लगा था जो उसमें लीवर दबाने से वह क्या होता था, खुल जाता था। पिंजरे इस प्रकार था कि जिससे पिंजरे से बाहर रखी वस्तु को आसानी से देखा जा सके। जो पिंजरा क्या था, जालीदार था, यानी उसको जो है पारदर्शी था, यानी अंदर से बाहर है उसको देख सकते थे, ठीक है। उन्होंने उस भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया तथा पिंजरे को बाहर एक मरी हुई मछली को रख दिया। और उन्होंने क्या किया कि इस जो सिद्धांत को, इस प्रयोग को करने के लिए जो बिल्ली थी, बिल्ली को पकड़ के अंदर पिंजरे के अंदर बेड़ दिया और उस पर जो है तो दरवाजा लॉक कर दिया। फिर क्या किया उन्होंने, क्योंकि बिल्ली क्या थी, बहुत भूखी थी, इसलिए वह मछली को खाने के लिए उछल कूद करने लगी। क्योंकि बिल्ली भूखी थी, बिल्ली भूखी होने के कारण वह क्या करने लगी, उछल कूद करने लगी, है ना। अब वह यह प्रयास करने लगी कि इस मछली को मैं प्राप्त कर लूं और अपनी भूख मिटा लूं, ठीक है। इसी उछल कूद के दौरान बिल्ली का पैर लीवर पर पड़ जाता है। जैसे ही वह उछल कूद करती है तो उसका पैर कहाँ, लीवर पर पड़ जाता है। यानी बच्चे क्या होते हैं, जैसे खाने के लिए क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है तो इसी सिद्धांत के बारे में बताया गया। फिर देखें कि जिससे दरवाज़ा खुल जाता है तथा बिल्ली बाहर जाकर उस मछली को खाने में सफल हो जाती। यानी उसने अचानक धोखे से पैर रखा लीवर पे, दरवाज़ा खुल गया और जाके वह क्या करने लगी, मछली खा ली, है ना, और अपनी भूख को मिटा ली। फिर इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि बिल्ली भूखी थी इसलिए वह मछली को खाने के लिए उछल कूद करने लगी। इसी उछल कूद के दौरान बिल्ली का पैर लीवर पर पड़ जाता है ना, और वह खा लेती है। फिर इसके बाद क्या हुआ, चूंकि जिससे दरवाज़ा खुल जाता है तथा बिल्ली बाहर जाकर उस मछली को खाने में सफल हो जाती है। फिर यहाँ पे देखिए कि प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत की विशेषता एवं गुण। देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे पहले हम इसको विस्तारित रूप से समझ लेते हैं। यह जो पिंजरा है, पिंजरा और ये मछली है, ठीक है। अब इस पिंजरे में बिल्ली के द्वारा जो है तो पहले ही प्रयास में क्या हुआ कि वह धोखे से पैर रखे उस पर, ठीक है। थॉर्नडाइक महोदय ने देखा कि यह इसका जो प्रथम प्रयास है, वह पहला जो प्रयास वह धोखे से लीवर पे पैर रखा, तो उसने जो है तो खा ली, मछली को खा लिया, ठीक है। इसके बाद उन्होंने क्या किया, बिल्ली को पुनः पकड़ के पिंजरे में डाल दिया और यह देखा कि, और फिर वहीं पे मछली का एक टुकड़ा रख दिया। अब देखा कि क्योंकि उन्होंने यह समझा कि बिल्ली को जो है तो धोखे से क्या कर रही, वह प्रयास की, ठीक है, उसमें प्रयास जो है तो धोखे से लगा, तो इसके कारण वह यह नहीं समझ पाई कि जो यह दरवाज़ा खुला हुआ किस कारण से खुल गया। अब पुनः जब उन्होंने बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया और एक बार पुनः मछली जो है सामने रख दी, तो अब बिल्ली फिर से प्रयास करने लगी, लेकिन वह जो है तो सोच में पड़ गई। वह फिर से प्रयास कर, लेकिन उसको यह पता था कि मैं इस लीवर को दबाऊंगी, इस लीवर पे पैर रखूंगी तो यह दरवाज़ा खुल जाएगा। तो उसने क्या किया,
जैसे ही मछली सामने रखी हुई थी देखी, तुरंत तुरंत लीवर में जो है तो अपना पैर रखी, दरवाजा खुल गया। इसी प्रकार एक दो प्रयास के बाद यह सिद्धांत सफल हो गया कि बिल्ली जो है, तो फिर जैसे ही बिल्ली को बेड़ दिया जाता था, मछली सामने आ गई, वह लीवर पे पैर रखी और वह खुल गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब इस सिद्धांत के माध्यम से हम यह समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह सिद्धांत किस पे आधारित है? बालकों पर आधारित है, छोटे बालकों पर आधारित है। ठीक है, तो इस सिद्धांत पर बालक का चलना, बोलना तथा भोजन करना सीखना है। देखिए, यह जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, इसकी जो प्रमुख विशेषता और इसके जो गुण है, इस सिद्धांत हमें यह बताता है कि जो एक बालक होता है, बालक चलना कैसे सीखता है, बालक बोलना कैसे सीखता है तथा भोजन करना कैसे सीखता है। आप लोग देखे होंगे कि आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे होंगे, वह पहले घुटनों के बल चलेंगे धीरे धीरे, फिर तुतलाएंगे, तुतला तुतला के बोलेंगे, है ना, मम्मा पापा, है ना। इस प्रकार जो भोजन सीखते हैं, यानी भोजन करना, तो भोजन खाएंगे कम, गिराएंगे ज़्यादा यहाँ वहाँ। ठीक है, तो वह क्या है? यह उनका सीखना। तो यह किस सिद्धांत पर है? यह प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, यह प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत है, यह एसएस थ्योरी पर सिद्धांत है। तो यह जो है तो उसी सिद्धांत पर आधारित। ठीक है, यह सिद्धांत क्या होता है? करके सीखने पर बल देता है। जो यह प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, यह किस पर प्रयास बल देता है? करके सीखना। यानी जब तक बालक कुछ करेगा नहीं, जब तक अधिगम करेगा नहीं, तब तक वह सीखेगा नहीं। जैसे पानी अगर पीता है तो गिलास लेके तो आधा पानी पिएगा, आधा पानी अपने ऊपर गिरा लेगा। ठीक है, वह क्या प्रयास करता है। जब प्रयास करेगा, जो एक बार दो बार तीन बार प्रयास करेगा, उसके बाद वह सीख जाएगा, है ना। इस सिद्धांत के अनुसार थॉर्नडाइक ने बताया कि पशु एवं मनुष्य दोनों में समान ढंग से सीखने की प्रक्रिया होती है। जब उन्होंने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया, तो उन्होंने यह भी बता दिया कि जो मनुष्य होते हैं और जो पशु होते हैं, उनमें जो अधिगम की प्रक्रिया होती है वह एक ही होती है। ठीक है, मनुष्य भी उसी तरह से सीखता है, पशु भी उसी तरह से सीखते हैं, सेम क्रिया द्वारा। जैसे मनुष्य क्या होता है, जो बालक होते हैं पानी वगैरह पीते, तो जैसे बकरी है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दूं, तो मेरे एक दोस्त के घर में एक बकरी है। बकरी क्या करते, बकरी को बाड़े में बेड़ दिया जाता है। ठीक है, और बाहर चारा रख दिया गया। जैसे ही बकरी ने चारे को देखा, तो वह क्या करने, उछल कूद करने लगी, और वो जो है तो जो बाड़ा होता है, बाड़ी के अंदर होल बना दी, है ना। वो सिर डाल डाल के उसमें क्या बना दी, होल बना दी, और तुरंत निकल के खा ली। ठीक है, तो इस प्रकार जो है, तो वह जैसे ही कुछ देखती, तुरंत वो क्या कर लेती, होल बना देती, कहीं से बाड़ा कूद देती। तो इस प्रकार जो है तो उन्होंने यह भी प्रतिपादित किया कि जो मनुष्य और जो पशु है, उनमें सीखने की जो प्रक्रिया होती है एक ही होती है। ठीक है, यह सिद्धांत बालक में धैर्य तथा परिश्रमी गुण का निर्माण करती है। तो यह जो सिद्धांत है, बालक में धैर्य का मतलब होता है धीरे रखना, है ना। परिश्रमी, मेहनती गुण का निर्माण करते हैं, क्योंकि जब बालक कोई भी कार्य करेगा तो उस पर उसे धैर्य रखने की, क्योंकि उसमें जब वह प्रयास करेगा, प्रयास करने में जैसे मान लीजिए माता जी ने क्या किया कि ऊपर दूध का मटकी रख दी। ठीक है, ऐसे इतनी ऊंचाई पर रख दी कि बच्चा जो है तो एक उछल में उसको प्राप्त कर सकेगा। लेकिन बच्चा क्या करता, कूदता नहीं हुआ, ऐसे ही उसको प्राप्त करने का प्रयास करता। लेकिन जैसे ही वह उछल कूद करेगा, वह प्राप्त कर लेगा। तो इसमें क्या, उसमें परिश्रम और उसमें धैर्य का जो है गुण का निर्माण होता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें प्यारे साथियों, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत आशावादी दृष्टिकोण पैदा करता है। क्योंकि आशावादी दृष्टिकोण कैसा, क्योंकि उसमें एक आशा रहती है कि मैं इस वस्तु को प्राप्त कर लूंगा। जब बालक कोई कार्य करेगा, अधिगम करेगा, तो उसको यह क्या रहेगा, धैर्य रखेगा, नहीं मैं अगर प्रयास करूंगा तो इस वस्तु को प्राप्त कर लूंगा। ठीक है, इस सिद्धांत से यह निष्कर्ष निकलता है कि सीखने की प्रक्रिया क्रमागत चलती है। क्रमागत का मतलब क्रम के अनुसार। जैसे बच्चा क्या होता है, बच्चा धीरे धीरे बोलना सीखता है, धीरे धीरे चलना सीखता है। ऐसा नहीं है कि वह एक ही बार में, जो यह बच्चा यह एक ही बार में सीख जाए। यह एक बार में नहीं सीखेगा, ये पहले पहले बोलना तुतलाएगा, फिर धीरे धीरे आवा बाबा का करेगा, धीरे धीरे फिर माँ पापा, ये इस प्रकार जो है तो वह एक क्रमानुगत जो बच्चे की जो अधिगम की प्रक्रिया चलती वह चलते थी। यह सिद्धांत मंद बुद्धि बालक के अधिगम हेतु अधिक उपयोगी है। यह जो सिद्धांत है, जैसे कोई बालक तेज होता है, मंद होता है, तो इस प्रकार जो है तो यह सिद्धांत जो है तो यह मंद बुद्धि बालक है, उसके लिए जो है
तो अधिक उपयोगी है यह सिद्धांत। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया होगा। और फिर आगे बढ़ते हैं, जो अधिगम को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारक हैं। तो यहाँ पे जो अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक जैसे जो, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे पहला क्या है कि अधिगम का अर्थ। पहले तो प्यारे साथियों हम ये देखेंगे कि अधिगम है क्या, अधिगम का आखिर असली अर्थ क्या है। तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना, अधिगम का अर्थ होता है सीखना, इसे इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग। ठीक है, LEARNING। ठीक है, इसको कहते हैं लर्निंग, अधिगम को। ठीक है, अधिगम जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया। जो अधिगम होती है यह जीवन प्रयत्न यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया, अर्थात बच्चे जन्म से लेकर मृत्यु तक अधिगम की प्रक्रिया चलती है। ठीक है, यानी कोई भी बालक जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच की जो अवस्था हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखें जो अधिगम को प्रभावित करने वाले, पहला क्या है, परिवार। इसको समझते हैं। बालक सर्वप्रथम अपने परिवार के सदस्यों में अंतर क्रिया करके सीखता है। जो बालक क्या होता है, जो अपने परिवार के सदस्य, जैसे उसके जो बालक का जो परिवार, जैसे माता पिता भाई बहन चाचा चाची, तो वो क्या जो अंतर क्रियाएं करते हैं, जैसे माता पिता बोलते हैं वो भी बोलने का प्रयास करता है ना। जैसे मेरे घर में एक छोटा बच्चा है, तो वो भी जो है तो जैसे ही बड़ों को बोलना देखेगा वो भी ऐसे बोलने का प्रयास करेगा। ठीक है, जिस प्रकार बच्चे को अनुभव व प्रशिक्षण के अवसर अधिक मिलते हैं उस परिवार में जल्दी सीखता है। जिस परिवार में जो बच्चा होता है उसको अगर सीखने का व अनुभव करने का जो क्या मिलता है, समय मिलता है, उसे जो है तो मौका मिलता है, तो वह ज़्यादा बोलना और ज़्यादा सीखना सीख जाता है। ठीक है, समुदाय क्या होता है, बालक अधिगम के विकास में परिवार के बाद समुदाय की अहम भूमिका होती है ना। समुदाय अपने आदर्शों मूल्यों संस्कारों अनुरूप बच्चों को सिखाने एवं प्रवृत्ति का जिज्ञासा पैदा करता है। तो परिवार के बाद जो दूसरा कारक है या कारण है वह है समुदाय। क्योंकि समुदाय के अंदर जब बालक होता है, जैसे चाहे वह विद्यालय का समुदाय हो, परिवार का समुदाय हो, है ना, मित्र का समुदाय हो, तो उसमें क्या होता है वहाँ पे, चूँकि क्या होता है वहाँ पे उसके समुदाय के अपने एक आदर्श होते हैं, मूल्य होते हैं, संस्कार होते हैं, तो उसी के अनुरूप जो है तो बच्चे की जो सीखने की जिज्ञासा वो क्या होती है, पैदा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर बात करें विद्यालय, तो बालक में विद्यालय को अधिगम की प्रभावित करती है। विद्यालय का वातावरण बालक के समकक्षी मित्र एवं शिक्षण बच्चों के अधिगम को प्रभावित करते हैं। जो बालक का जो अधिगम को प्रमुख प्रभावित करने वाला कारक है विद्यालय। क्योंकि विद्यालय का जो वातावरण होता है वहाँ बालक अपने हम उम्र के बच्चों के साथ रहता है। ठीक है, और वह क्या है, उनमें एक क्या मित्रता का भाव जागृत होता है। शिक्षक भी जो है तो बच्चों की तरह अधिगम को प्रभावित करते हैं। ठीक है, समवाय समूह यानी बालक बड़ों अथवा गुरु की अपेक्षा अपने हम उम्र के बच्चों में काफ़ी तेजी से सीखता है। बालक की संगति का प्रभाव उसके अधिगम पर पड़ता है। जो बालक बड़ों अथवा गुरु की अपेक्षा क्या होता है, जो बालक क्या होता है, जैसे आप का जो बालक वह 5 साल का है तो वह प्रयास नहीं करेगा कि वह 10 या 25 साल के व्यक्ति के साथ रहे। वह यह प्रयास करेगा कि वह अपने 5 साल 6 साल 7 साल के बच्चों के साथ ही रहे। बालक की संगति का प्रभाव उसके अधिगम पर पड़ता है। जैसे ही उसका जो मित्र, अगर उसका मित्र पढ़ने में तेज है तो आपका बालक भी पढ़ने में तेज रहेगा, है ना। मित्र अगर कमजोर है तो कोशिश यह करेगा कि वह भी आगे बढ़े। फिर क्या, परिपक्वता का मतलब होता है किसी काम को सीखने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम होना। तो यहाँ पे जो परिपक्वता का आशय है, यहाँ पे ये आशय है कि जो किसी भी कार्य को करने के लिए बालक का शारीरिक रूप और मानसिक रूप दोनों ओर से क्या होता है, मजबूत होना, परिपक्व होना, क्या कहलाता है, परिपक्वता कहलाता है। जो बालक जितना परिपक्व होगा वह उतना ही तेजी से सीखेगा। अर्थात परिपक्वता भी बालक के अधिगम को प्रभावित करती है। परिपक्वता क्या, यानी अगर बालक अधिक परिपक्व है तो वह जल्दी सीखेगा, एक बालक कम परिपक्व है तो वह कम जल्दी नहीं सीखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या, मीडिया अधिगम का प्रभावी का साधन है। जिस परिवेश में बच्चे को मीडिया के विभिन्न साधनों को देखने एवं अंतर क्रिया करने का ज़्यादा अवसर मिलता है वह बच्चा अधिक सीखता है। मीडिया से बालक के अधिगम पर सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। मीडिया का मतलब संचार के साधन, जैसे बालक क्या होता है, टीवी देखता है, मोबाइल चलाता है ना, रेडियो सुनता, गाना सुनता है। इस प्रकार का उसके जो सीखने की प्रक्रिया है वह तेज होगी, लेकिन इसके प्रभाव भी पड़ सकते हैं, चाहे वह सकारात्मक प्रभाव हो या फिर नकारात्मक। क्या होता है कि बच्चे मोबाइल
कि आदत डाल दे तो मम्मी पापा, उसके माता पिता जो गार्जियन होते हैं, फिर वह मोबाइल लेता है। उसको जब तक मोबाइल ना दो तो वह रोता ही रहता है, टीवी देखता है तो देखता ही रहता है। इस प्रकार के उसके जो है तो सीखता तो है, लेकिन नकारात्मक भी सीख सकता है और सकारात्मक भी सीख सकता है। फिर तत्परता का संबंध इच्छा से है, अर्थात जो बालक जितना इच्छुक रहेगा वह ज़्यादा कुछ सीखेगा। तत्परता का मतलब किसी भी कार्य को करने के प्रति इच्छा, जानने की इच्छा। तो बालक जिस कार्य में ज़्यादा रुचि रखेगा, जिस कार्य में ज़्यादा ध्यान देगा, उसमें जल्दी सीखेगा, है ना। फिर क्या, योग्यता एवं क्षमता। व्यक्तिगत योग्यता एवं क्षमता सीखने की प्रक्रिया को उत्प्रेरक का काम करती है। जिसके पास सीखने की जितनी योग्यता एवं क्षमता होती है वह उतना ही तेजी से सीखता है। तो ये क्या होती है, जो व्यक्तिगत योग्यता होती है, जो क्षमता होती है वह उस उत्प्रेरक होती है, किसका, सीखने की, ठीक है। जिसके पास सीखने की जितनी ज़्यादा योग्यता होती है वह उतनी ही तेजी से सीखता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। स्मरण शक्ति। जिस बच्चा का जो मानसिक रूप से स्मरण शक्ति तेज है वह जल्दी सीखेगा। जिसकी जो मानसिक शक्ति कमजोर है या फिर धीमे है वह जल्दी नहीं सीख पाएगा, ठीक है। पोषण का भी कहीं ना कहीं बच्चे के अधिगम पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। स्वस्थ शरीर तभी प्राप्त होगा जब बालक को उचित पोषण मिलेगा। अतः बालक के अधिगम को पोषण भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, ठीक है। चलिए, आई होप कि साथियों आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर में आया होगा, और मैं आशा करता हूँ कि पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी कि बच्चे का अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, ठीक है। और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।